जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2024 के लिए हम लोग जो 2023 में जितने भी पेपर हुए थे उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर रहे थे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 6 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 मैथ के पूरे 20 के 20 ही क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे। यकीन मानिएगा 2024 एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का लेवल और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्वेश्चन में दिया गया है तो क्वेश्चन में बोला गया बेलन का आयतन क्या होगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें मात्र यहाँ पर बेलन का आयतन निकालना है और बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू हमें 22/7 रखना है और त्रिज्या की पावर 2। तो त्रिज्या क्वेश्चन में दी है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे गुणा एच की जगह हमें 21 को पुट करना है क्योंकि इस बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है 21। 7 से 21 को काटेंगे 7 या 21 और फिर बचा हुए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 3। तो जब ये गुणा करोगे तो आपके पास यहाँ पर 7986 7986 इसका क्या निकल कर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन निकल के आ जाएगा। तो 7986 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में उसका क्षेत्रफल बताया तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात बताया, इसके साथ आप क्या करो, लंबाई और चौड़ाई को मान लो। माना कि आयत की जो लंबाई थी वो 3x थी और चौड़ाई जो थी वो थी 2x थी। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह पुट करना है आप लोगों को 150 और बराबर लंबाई की जगह आपको लिखना है 3x मल्टीप्लाई और चौड़ाई की जगह हम लिखेंगे 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और x का मल्टीप्लाई x से होगा x स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 150। हम x स्क्वायर को यही रखकर 6 को इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो 6 से 150 को काटेंगे, 6 दूनी 12 6 पंज 30। एक्स वर्ग का वैल्यू कितना होगा 25 और एक्स का मान कितना होगा √25 और रूट हटेगा 25 से तो 5 बाहर आ जाएगा और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई भी निकाल लेंगे। लंबाई कितनी मानी थी 3x, तो 3 का गुणा कर दो एक्स के मान से यानी 5 से, तो लंबाई हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर बात करें हम चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितना एक्स हमने मानी थी 2x और x का जो भी मान आया 2 का गुणा कर दो 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। हमें क्वेश्चन में बताना है इसका परिमाप क्या हो जाएगा। आयत के जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आराम से हम परिमाप निकाल सकते हैं। 2 कोष्टक में लंबाई की जगह लिखना होगा 15 प्लस चौड़ाई की जगह 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 15 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 25 और 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 50 सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा परिमाप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या हो सकता है। तो समझो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। ये जो 20% दिया पहला आपको, इसका फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/5 बनेगा और दूसरा आपको दिया 25% छूट, तो इस 25% का भी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/4 बनेगा। तो याद रखिएगा इन फ्रैक्शनों में जो नीचे वाला मान होगा इनके एमआरपी का अनुपात होगा 5 और पहली वस्तु पर जो ऊपर वाला वैल्यू होगा इस फ्रैक्शन में ऊपर वाला मान वो डिस्काउंट यानी छूट का अनुपात होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार दूसरी वस्तु में जो एमआरपी का अनुपात बनेगा
वो 4 रेशो बनेगा और डिस्काउंट का अनुपात बनेगा 1 रेशो। तो क्वेश्चन ने कहा कि दोनों पर छूट बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट दोनों जगह बराबर है, 1-1 अनुपात। अब इनके अंकित मूल्य क्या हो सकते हैं, मतलब पहली वस्तु का अंकित मूल्य अनुपात दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य। तो पहली वस्तु का अंकित मूल्य 5 अनुपात है और दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य 4 अनुपात है। तो इन किस ऑप्शन को काटने पर दोनों के अंकित मूल्य का जो अनुपात बनेगा 5:4 बनेगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं चलो ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 में पहली वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 और दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य 80 है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 5:4 बनना चाहिए। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, तो 5:4। देखो दोनों के अंकित मूल्यों का अनुपात बना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 24 महिलाएं इसे 5 दिनों में समाप्त कर सकती है। यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो वे इसे पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो देखो 20 पुरुष काम करेंगे तो भी 5 दिनों का समय लगेगा और 24 महिलाएं भी इस काम को 5 दिनों में करेंगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि 20 पुरुष का मतलब मेल और 20 मेल की जगह कितनी फीमेल काम कर रही है, 24 फीमेल काम कर रही है। तो यहाँ से आप क्या करो, 1 फीमेल का मान लेके आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, 20 मेल में भाग देंगे किसका, 24 का। तो 1 फीमेल की जगह 20 मेल बटे 24 है ना काम करेंगे। अब क्या कहा जा रहा है, 30 पुरुष और 12 महिलाओं का काम हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 30 पुरुष यानी 30 मेल और प्लस 12 महिलाओं की जगह यानी कि 12 फीमेल की जगह हमें 12 फीमेल का मान बताना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे आप, 30 मेल तो ऐसा ही लिखो प्लस 12 गुणा एफ का मान कितना लेके आए थे हम लोग, 20 एम बटे 24 लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 एम 20 एम और बटे में 24। तो इसे काटो, 12 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार कटेगा, तो ये 10 एम बच जाएगा। मतलब हम अगर मेन में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे इस कार्य क्षमता को मेन में, तो 30 एम और 10 एम टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 एम। तो अब हम आप सभी इतना जानते होंगे M1 D1 बराबर M2 D2, बढ़िया से आपने पढ़ रखा होगा। M1 का मतलब पुरुष से कन्वर्ट कर लो कि प्रारंभ में 20 पुरुष किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 पुरुष D1 5 दिन बराबर M2 की जगह हमें रखना होगा 40 मेल, क्योंकि हमने 30 पुरुष और 12 महिलाओं को टोटल 40 मेल में कन्वर्ट कर लिया। तो 40 मेल इसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी D2 का मान हमें लाना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो D2 को यही रखकर गुणा का 2 इधर भाग में चला जाएगा, तो 5/2। 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, यानी 2.5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले 5% वार्षिक दर से कुछ ऋण लिया और उसने 2 वर्ष के अंत में 70,56,00 रुपए का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया। उसने कितना ऋण लिया था, मतलब क्वेश्चन में हमें मूलधन बताना है, एक तो मूलधन तो बताना है हमें। क्वेश्चन में रेट बताया कितना प्रतिशत, तो 5%, और यहाँ पर हमें टाइम भी बताया क्वेश्चन ने 2 वर्ष, और उसके बाद क्या बताया, मिश्र धन यानी अमाउंट क्वेश्चन में बताया हमें 70,56,00। तो हम इसे बहुत इजीली फ्रैक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, 5% जो दिया है इसकी फ्रैक्शन बना लो, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20 बनेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर 20 मूलधन का अनुपात है और 1 अनुपात ब्याज लगेगा, तो ये 20 रुपया 21/20 हो जाएगा। अब 2 वर्ष समय दिया, तो 21/20 का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे, तो आपके पास ये समझ में आ रहा है 21 गुणा 21 441 हो जाएगा, और बटे में 20 का गुणा 20 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मूलधन यानी प्रिंसिपल का अनुपात बनेगा वो 400 बनेगा, और अमाउंट का जो अनुपात बनेगा यानी मिश्र धन का
अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन का जो अनुपात बनेगा वो 441 अनुपात बनेगा। अब इसमें हमें 441 अनुपात का मान तो क्वेश्चन में बताया है, कितना बताया, यानी मिश्र धन बताया मतलब 441 अनुपात का मान बताया 70, 56 और 00। तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात का मान लाएंगे, 70, 56, 00 में भाग देंगे हम 441 का, तो आपके पास एक अनुपात का मान निकल के आ जाएगा, कितना, जो भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मूलधन यानी प्रिंसिपल लेके आ जाओ। कैसे, जो एक अनुपात का मान है हमारे पास 70, 56 और 00 बटे में 441, इसमें गुणा कर दो 400 का, क्योंकि मूलधन का जो अनुपात है वो 400 बना, तो 400 का गुणा कर देंगे तो मूलधन आपके पास डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। जब आप इन्हें काटोगे सबको तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 6,40,000, 6,40,000, ठीक है ना, रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये बचाते हैं तो ए का वेतन कितना होगा। तो आपको वेतन का अनुपात दिया तो आप क्या करो, माना इन दोनों का वेतन, माना इन दोनों का वेतन ए का और अनुपात बी का, हम मान लेंगे ए का वेतन तो 4x था और बी का वेतन 5x था। अच्छा, एक बहुत बढ़िया शानदार चीज आप समझते होंगे कि जो आय यानी वेतन बराबर जो होता है उनके खर्च प्लस बचत के बराबर होता है, ये कंसेप्ट आपको याद होगा। तो यदि मैं क्या करूंगा, आय को वेतन भी कहते हैं, अगर मैं आय में से किसे घटा दूं तो उनकी बचत को घटा दूं, अगर आय में से मैं उनकी बचत को घटा दूं तो मेरे पास बराबर में क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। तो इस कंसेप्ट से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, आय का अनुपात हमने माना एक की तो 4x थी और बी की आय 5x थी, और आय में से उनकी बचत को घटा दो, मतलब 4x में से 200 माइनस करो और 5x में से 300 माइनस करो, तो बराबर का जो अनुपात है वो काय का बच जाएगा, खर्च का। जो हमें क्वेश्चन में दिया व्यय का अनुपात 5:6, तो इसे हम 5/6 लिखेंगे। 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का, 6 चुको हो जाएगा 24x और माइनस 6 दूनी हो जाएगा 1200। इसी प्रकार 5×25x हो जाएगा और माइनस 300 का गुणा 5 से करेंगे, 3×5 हो जाएगा 1500। ठीक है, अब क्या करो, 25x में से 24x जाएगा तो 1x और 1500 में से 1200 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 300। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 300। क्वेश्चन ने ये कहा कि a का वेतन बताओ। a का जो वेतन हो जाएगा वो हमने कितना माना था, a का वेतन हमने 4x माना था, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा x के मान से कर देंगे, मतलब 300 से। तो a का जो वेतन आ जाएगा 4×3=1200, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 4 दिन, 8 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करता है और बी दूसरे दिन कार्य करता है और सी तीसरे दिन कार्य करता है और ए चौथे दिन कार्य करता है, मतलब बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य पूरा हो गया है। तो पहले तो क्या करो, ए का समय लिखो 4 दिन क्वेश्चन में दिया, और बी का समय क्वेश्चन में बताया 8 दिन, और सी का समय क्वेश्चन में बताया 16 दिन। आप क्या करो, टोटल वर्क लेके आओ। टोटल वर्क क्या होगा, 4 का, 8 का, 16 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब क्या करो, इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, मतलब एक एक दिन का काम, यानी कि 4 काम 4 का भाग 16 में देंगे तो 4×4 और 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करेगा तो 4 यूनिट काम करेगा, और दूसरे दिन बी काम करना आएगा तो दिन भर बी काम करेगा 2 यूनिट, और तीसरे दिन सी आएगा तो 1 यूनिट काम करेगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये 3 दिन तक इनका इस तरह से बारी चलेगा और फिर बारी एक ही आएगी। ठीक है ना, तो 3 दिन में इन्होंने इस प्रकार से कितना काम किया, 3 4 2 6 और 1 7। ठीक है ना, इसी प्रकार से काम चलता रहेगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि काम का 175 हिस्सा कितने समय में
पूरा करेंगे। तो काम हमारे पास कितना था 16, और हमें 16 का निकालना होगा 175%। इतना काम इसी प्रकार से करवाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 साते 175 और 25 चुकू 100, 4 से काटेंगे, 4 चुकू 16 और 7 चुकू 28। मतलब हमें जो काम कराना है वो टोटल कितना करवाना है, इसी प्रकार से 28 यूनिट। तो देखो 7 में अगर मैं 4 का गुणा करूं तो 7 चुकू 28 यूनिट काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर इसके बराबर वाली वैल्यू यानी 3 दिन में भी 4 का गुणा करूं तो मेरे पास 4 3 12 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा, 28 यूनिट। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया 7:11 है। यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं टोटल, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां ही है। ठीक है, तो एक साइड तो आप लिखोगे बॉयज और एक साइड लिखोगे गर्ल्स। और बॉयज का रेशियो बताया क्वेश्चन में 7 और गर्ल्स यानी लड़कियां बताइए 11। इनका योग करो तो 11 7 होता है 18, और 18 अनुपात का मान क्वेश्चन में बताया 3420। एक अनुपात का मान लाएंगे तो 3420 को हम भाग देंगे 18 से। ठीक है, तो आपके पास एक अनुपात का मान निकल के जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो हमें लड़कियां चाहिए, बस लड़कियां कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 3420 बटे में 18 जो एक अनुपात का मान आया, लड़कियों यानी कि गर्ल्स के अनुपात से कर देंगे, मतलब 11 से। बस आप इसे काट लेना 9 से, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसका गुणा 11 से करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा 2090 लड़कियां हैं। 2090 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु की कीमत 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है? मतलब दो क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य एकमात्र डिस्काउंट लेके आना है। तो क्या करना है आपको, सीधा डिस्काउंट यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो आप क्या करना, इस वस्तु का अंकित मूल्य मान लेना। मान लो कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था और इसे 100% मानकर इस पर पहला डिस्काउंट देंगे 5% का, तो हम 100 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 95%। दूसरा डिस्काउंट फिर 5% का, तो फिर से 95% निकालेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 का वर्ग 25 और 10 9 90 बटे में 2 जीरो है तो इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, मतलब 90.25। ये इन दोनों वस्तु मतलब इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 2 डिस्काउंट के बाद। हमें क्या चाहिए, एकमात्र डिस्काउंट चाहिए। तो आप क्या करना, जो हमने एमआरपी माना था 100.00, इसमें से 90.25 को घटा देना, आपके पास एकमात्र डिस्काउंट का प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 9.75%। और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर लिखा कि भाई 10,000 रुपये के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताओ। इसका मतलब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में 10,000 रुपये अंकित मूल्य था, अगर उस पर 30% छूट दी जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 30% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी अगर 10,000 रुपये की वस्तु है तो उस पर जो छूट मिलेगी टोटल कितने की मिलेगी, 3,000 रुपये की। अब क्या करना है, इसी बिल पर यानी कि इसी 10,000 रुपये पर दो क्रमागत छूटें दी जाए, एक 22% और एक 8%। तो 22% के लिए 100% मानकर इसका 78% निकालना और 8% की छूट के लिए 92% निकालना। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा अपने पास 4 जीरो, ये 4 जीरो, 78 गुणा 92 करोगे तो आपके पास निकल जाएगा 7,176 रुपये, ये विक्रय मूल्य आएगा। लेकिन इन दोनों छूटों के समतुल्य एकमात्र छूट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10,000 में से पुनः आपको 7,176 को घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एकमात्र छूट आपके पास निकल कर आ जाएगी कितनी, 2,824 रुपये। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि इन दोनों डिस्काउंट के बीच में अंतर बताओ। तो आप क्या करो, 3,000 में से माइनस कर दो
2824 को। तो हमारे पास अंतर निकल के आ जाएगा दोनों का। अब यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 2 गया 0। 176 रुपए का क्या जाएगा अंतर, और यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। एक व्यापारी आरएस 2 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 26 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक को आरएस 3.60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 30 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह मिश्रण को आरएस 3 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करना है इसमें आपको समझना है। देखो 2 रुपए का 1 किलो खरीदता है और 26 किलो खरीदता है, तो हम क्या करेंगे क्रय मूल्य बना लेंगे पहले। अगर 26 किलो 2 रुपए प्रति किलो में खरीदेगा तो 2 का गुणा 26 से करेंगे तो टोटल 52 रुपए उसका क्रय मूल्य बनेगा पहले प्रकार का। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरा प्रकार का जो नमक है आरएस 3.26 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 30 किलोग्राम दूसरा प्रकार है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू 30 किलोग्राम है और यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना, 3.60 के भाव से खरीदता है तो हम 3.60 का गुणा करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ भी क्रय मूल्य आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो आकर ये कट जाएगा। 3 छंग 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 10 108 रुपए में। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो हम क्या समझेंगे कि मिश्रण का कुल क्रय मूल्य कितना बना। कुल क्रय मूल्य इनको मिला दो मतलब जोड़ दो तो 8 2 10 की 0 कैरी 1 5 में 1 जोड़ा 6 यानी कितना जाएगा टोटल जोड़ने पर हमारे पास 160 रुपये आ जाएगा। तो मिश्रण का टोटल क्रय मूल्य कितना बना 160 रुपये किलो बना। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि पूरे मिश्रण को 3 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेच दिया तो हम इस मिश्रण का विक्रय मूल्य भी बना लेंगे। 3 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलो 3 रुपये का बेचा, टोटल कितना मिश्रण बना था तो आपको समझ में आ रहा होगा 26 किलो और 30 किलो इतना उसने टोटल खरीदा था। तो टोटल किलोग्राम कितना हो जाएगा 56 किलोग्राम मिश्रण हो जाएगा। और इस 56 को 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, कितने रुपया विक्रय मूल्य बना ये निकल के आ जाएगा 168। तो इस पूरे सौदे में हमें क्या हुआ लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ 8 रुपए का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य 8 बटे क्रय मूल्य कितना 160 और गुणा में 100 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 20 बार और 20 से काटेंगे 100 को तो 5% क्या जाएगा लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जब संख्या 1658 और 2038 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7 और 6 प्राप्त होता है। ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तो आपको 1658 और उसके बाद 2038 जो शेषफल दिया पहले तो इनको घटाना, इधर से 7 को माइनस करना और इधर से 6 को माइनस करना। तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा वो बनेगा 1651 बचेगा और यहाँ पर जब 6 घटाओगे तो 2032 बचेगा। अब इनका क्या लेना महत्तम लेना आप, तो जब आप इनका महत्तम लोगे तो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। लघुत्तम महत्तम का कंसेप्ट है 127, इनका महत्तम आ जाएगा और 127 का भाग यदि आप 1658 और 2038 में देंगे तो आपके पास शेषफल क्रमशः 7 और 6 बचेगा। तो महत्तम लेने का कंसेप्ट है शेषफल को घटाकर बची हुई संख्या का महत्तम ले लो, यही कंसेप्ट इसमें होता है। ठीक है, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यापारी को 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 27 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। पहला प्रकार है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा प्रकार है 27 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रण का क्रय मूल्य है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो बस मिश्रण विधि से कर दो तो इनके यहाँ पर क्वांटिटी का रेशो बच जाएगा। 18 25 में कितने का अंतर हो जाएगा तो 7 का, और इधर 27 और 25 में 2 का, तो 2:7 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। और ये बोला जा रहा है कि RA 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी। तो हमें पहले इसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और बेलन के जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया, व्यास दिया, व्यास के बारे में बोल रहा है कि व्यास 10 मीटर है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो व्यास जब दिया जाए तो त्रिज्या हो जाएगी 10 का आधा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 मीटर हो जाएगी त्रिज्या। और इस क्वेश्चन में हमें उसकी ऊंचाई यानी एच का मान भी दिया गया, कितना दिया गया, 21 मीटर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या की जगह हमें रखना पड़ेगा 5 और गुणा ऊंचाई की जगह हम 21 को पुट करेंगे। यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 या 21, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि खर्च बताओ आप। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा आता है 8 रुपया। तो ये क्षेत्रफल जितना भी वर्ग मीटर है टोटल खर्च उतना बनेगा। तो इस क्षेत्रफल में यानी 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 3, इसमें गुणा कर देना आप 8 का, और तो आपके पास टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा 5280 रुपये। 5280 ये मल्टीप्लाई करने पर आपके पास बनेगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5280 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा और इसने क्या करा, 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा। तो व्यक्ति के पास लाभ का प्रतिशत बताओ कितना होगा। तो पहले तो आप क्या करो, उसका क्रय मूल्य बना लो। 25 रुपये लीटर में खरीदा और 25 लीटर खरीदा, कितने रुपए में बनेगा, ये 625 रुपये में खरीदा, तो क्रय मूल्य 625 रुपये आ जाएगा। अब 5 लीटर पानी मिला दिया 25 लीटर में, तो टोटल क्वांटिटी अब कितनी हो गई, 30 लीटर हो गई। और यह कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा, मतलब जितने रुपए में 1 लीटर खरीदा था उतने ही रुपए में बेचा, मतलब 25 में ही बेचा। तो 25 या 75 यानी 750 रुपये क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। तो डेफिनेटली लाभ ही होगा। 625 में खरीदा था, 725 में बेचा, तो लाभ कितना होगा, 750 में से 625 को घटाएंगे तो 125 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ है 125 का, क्रय मूल्य है 625 का, और गुणा 100 करेंगे तो लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 100 को 4 बार कटेगा, 4 गुणा 5 करेंगे तो 20% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगले 50 किलोमीटर यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी रहे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बस एक कंसेप्ट समझना है, औसत चाल बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा औसत चाल का जो कंसेप्ट होता है कुल दूरी बटे कुल समय आपको भाग लगाना पड़ता है। कुल समय का हमें क्या लगाना है, भाग। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, औसत चाल। तो क्वेश्चन में हमें कुल दूरी तो बताइए, आप कहोगे सर कितनी बताइए, तो पहले 50 किलोमीटर और अगले 50 किलोमीटर, तो टोटल दूरी 50 प्लस और 50, ठीक है ना। 50 किलोमीटर हमें बताइए और यहाँ पर आ जाएगा बटे में लिखेंगे कुल समय। तो हमें समय बनाना पड़ेगा और समय दिया नहीं है, तो समय बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी बटे चाल करना पड़ेगा। तो पहले वाला समय तो बन जाएगा क्योंकि दूरी है 50 किलोमीटर और चाल है 25 किलोमीटर, तो हम 50 में 25 का भाग देंगे तो पहला समय और प्लस दूसरा समय। तो दूसरी दूरी है हमारे पास कितनी, 50 किलोमीटर, और दूसरी जो चाल है वो हमसे पूछी है तो मान लिया जाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पर
25 से काटेंगे 2 बार, 2 का गुणा x से करेंगे 2x, तो हमारे पास बनेगा 2x प्लस 50 और बटे में पुनः हम क्या लिख देंगे x। तो ये हमारे पास कुल क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो बराबर में हमारे पास औसत चाल भी आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे भाग देंगे हम 2x प्लस 50 और बटे में देंगे हम लोग x। तो औसत चाल बराबर में आ जाएगी कितनी, जो हमें क्वेश्चन में दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ पर जुड़ जाएगा 50 में 50 जोड़ा 100 और ये x भाग से इधर आएगा तो गुणा में, और बटे में हमारे पास क्या रह जाएगा 2x और प्लस कितना रह जाएगा 50 और बराबर में कितना रह जाएगा 30। अब क्या करो, इसका गुणा हो जाएगा पूरी इक्वेशन का 30 से, तो इधर बचेगा 100x बराबर 30 दूनी होता है कितना 60x और प्लस 30 पंज होता है 1500। ठीक है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए तो इधर घटाएंगे 100 में से 60 को तो 40x बचेगा और बराबर में कितना है हमारे पास 1500। हमें x का वैल्यू चाहिए तो हमारा आंसर ये आ जाएगा x बराबर, तो यहाँ पर 1500 में हम क्या करेंगे भाग लगा देंगे किसका 40 का। ठीक है ना। तो यहाँ 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 7 14, कितना बचा 1, 2 पंज 10, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, और इसमें और भाग लगा लो। ठीक है ना। तो आपके पास समझ में आ रहा होगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 1 बचा, 2 साती 14, फिर 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी चाल होनी चाहिए। 37 सही, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी डी जिसको नाम दिया गया 75 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और फिर 2D के बराबर दूरी, मतलब जो बाद वाली दूरी है वो दुगनी है, 2D बोल रहा है, उसके लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले वाली दिशा में यात्रा करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। तो अभी किया हमने, फिर से औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें कुल दूरी नहीं बताइए तो अब हम दूरी मान लेंगे। एक दूरी जो भी मानो आपकी मर्जी डी होनी चाहिए और दूसरी दूरी जो मानोगे उसकी डबल 2D हो जाएगी, लेकिन दूरी ऐसी मानो जिसमें 75 का भाग भी लग जाए और 100 का भाग भी लग जाए। तो मैं मान लिया जाए कि दूरी यहाँ पर मानूंगा कितना 150 किलोमीटर। प्रारंभ में मैं डी का मान मानूंगा 150 किलोमीटर और बाद में 2D का मान कितना हो जाएगा 150 का डबल यानी 300। तो कुल दूरी की जगह हमें लिखना होगा 150 प्लस 300 और बटे में हमें रखना पड़ेगा कुल समय, और समय लाने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी तो क्वेश्चन में बताइए 150 बटे पहली चाल, उसके लिए स्पीड है 75 और तो दूरी बटे चाल बराबर पहला समय और प्लस दूसरा समय, दूसरी दूरी है 300 बटे दूसरी स्पीड है हमारे पास 100। तो ये काट दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 घंटे तो यहाँ और 2 जीरो से 2 जीरो यानी 3 घंटे यहाँ, तो टोटल 5 घंटे का समय लगेगा। तो समय की जगह 5 घंटे, तो 300 में हम लोगों को क्या करना है 150 और जोड़ देना है, तो 450 बनेगा और बटे में 5। तो हमारे पास औसत चाल निकल कर आ जाएगी 5945 किलोमीटर प्रति घंटा। यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार को 200 रुपये क्रय मूल्य के उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद 35% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। मतलब हमें अंकित मूल्य बताना है। तो दिया क्या है, हमें क्रय मूल्य दिया है 200 रुपये, तो हम पहले इस वस्तु का विक्रय मूल्य बनाएंगे। 200 रुपये क्रय मूल्य है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 35% का लाभ प्राप्त करना है। तो क्रय मूल्य को 100% मानकर इसका 35% लाभ प्राप्त करना है, इसलिए 135% निकालेंगे। तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 270 रुपये इस वस्तु का क्या जाएगा विक्रय मूल्य हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि हमें छूट देने के बाद बेचना है 270 में, तो छूट किस पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य को 100% मानकर अगर उस पर 25% की छूट देंगे तो उसका अंकित मूल्य का 75% निकालेंगे और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 270 के। तो यहाँ से हमारे पास एमआरपी यानी अंकित मूल्य निकल जाएगा
270 भाग का 100 इधर गुणा में, गुणा का 75 इधर भाग में। तो 25 चुकू 100 हो जाएगा और 25 या 75 3 से काटेंगे, 3 9 27 जीरो और 9 चुकू 36 यानी 360 रुपये उसका क्या बनेगा, अंकित मूल्य बनेगा। 360 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ने पहले घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय की और शेष दूरी तय करने के लिए यदि यह गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तब कुल कितना समय लगेगा। ठीक है ना, मतलब बाद में। तो देखो बाद वाला समय हमसे पूछा है, तो पहले वाला क्या दिया हमें यहाँ पर, टोटल दूरी हमें बताइए 520 किलोमीटर। ठीक है ना, इसमें से ये कह रहा है कि पहले घंटे में उसने 70 किलोमीटर तो तय कर ली, तो 520 में से हम लोग अगर 70 किलोमीटर को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 450 किलोमीटर की दूरी और बचेगी। अब ये दूरी हमें तय करना है और किस स्पीड से करना है, 90 की स्पीड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय हमारे पास लाने के लिए दूरी दी गई है 450, हम लेकर आए और बटे में चाल आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 से 0 और 9 पंज 45 यानी कि 5 घंटे का समय उसे बाद में लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चार संख्याएं ए बी सी डी, पहली तीन अर्थात ए बी सी का औसत बताया और बी सी डी का औसत भी बताया और डी का मान बताया, तो पहली संख्या क्या होगी। ए बी सी डी चार संख्या है, तीन का औसत बताया तो तीनों का योग निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का औसत बताया 15 और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तीन का, तो ए बी सी का योग आ जाएगा 45, क्योंकि औसत का गुणा संख्या आंकड़ों की संख्या से करने पर योग आ जाता है। फिर क्या दिया हमें, क्वेश्चन में दिया बी सी डी का औसत, तो हम बी प्लस सी प्लस डी का भी योग निकाल लेंगे। औसत दिया 16 और 16 गुणा कितना करेंगे, फिर 3 करेंगे, 16 या 48 हो जाएगा। अब डी का मान हमें क्वेश्चन में बताया कितना, तो डी का मान क्वेश्चन में बताया हमें 19। तो हम एक काम करें, इस बी सी डी के योग में से हम डी का मान हटा देंगे अगर, तो हमारे पास किसका योग बच जाएगा, बी प्लस सी का। तो ये 19 को घटा दो, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, तो यानी बी और सी का योग कितना आएगा, 19, 29 आएगा। अब क्वेश्चन ये कहा कि हमें तो खाली पहली संख्या बताना है, तो ये बी प्लस सी, ए बी सी का योग 45 है जिसमें से बी सी का योग घटा देंगे तो एक आ जाएगा डायरेक्ट, यानी 45 में से माइनस कर दो आप 29 को, तो ए इज इक्वल टू पहली संख्या 15 में से 9 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो पहली संख्या आ जाएगी 16। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी आपको इसी प्रकार का लेवल देखने को मिलेगा। तो आप पर डे इस क्लास को जरूर वॉच किया करें और इससे पहले जितने भी पेपर हुए सभी हम लोग सोल्व करवा चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी अलग से, एसएससी जीडी मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां जाकर आप लोग बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। तो पढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।